नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज बांग्लादेश की खबर से। बांग्लादेश में विद्रोह की आग अब भी जल रही है, लेकिन अब सरकार के खिलाफ नहीं, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ। अंतरिम सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो सरकार में शामिल है उनका कट्टर संगठनों से कनेक्शन सामने आ चुका है। इस बीच शेख हसीना का एक बयान वायरल हो रहा है कि अगर सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे देती तो बगावत नहीं होती। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, तख्ता पलट के 7 दिनों के बाद क्यों शांत नहीं हो रहा है बांग्लादेश, और क्यों ये सवाल पनप रहा है कि बांग्लादेश जला नहीं, जलाया गया। এটা প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য তুলসী যে মাইনরিটি বা আমরা যাদেরকে মাইনরিটি বলি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গায়ে হাত যেন না পড়ে। हाथ उठा नहीं रहे, हाथ काट रहे हैं। और हाथ ही क्यों, गर्दन काटी जा रही है हिंदुओं की। सरेआम मौत के घाट उतारे जा रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू। कौन सुनेगा इन करोड़ों हिंदुओं की फरियाद? মেজরিটি যারা আছে, যারা মেজরিটি রিলিজিয়ন, এটা তাদের একান্ত পবিত্র কর্তব্য। আপনারা যদি না করেন, এই মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে। रक्षा की इस अपील में धोखा है, फरेब है, साजिश दिखती है। अल्पसंख्यकों के हित की संरक्षक सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद कट्टरता की हिमायती सरकार के मुंह में राम, बगल में छुरी दिख रही है। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের, ভাই আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনো যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনো ভালো না, তবে ফিরে আসবে। আমি আমাদের বৃহত্তর সোসাইটিকে অনুরোধ করব যে আপনারা আপনাদের ভাই তারা। कौन करेगा बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा? बांग्लादेश में जिनके पास सरकार, क्या वो नहीं है जिम्मेदार? अंतरिम सरकार के खोखले दावों पर कौन करेगा भरोसा? बांग्लादेश कैसे बन गया हिंदुओं का कत्लगाह? हसीना सरकार को गिराना सिर्फ मकसद नहीं दिख रहा, साजिश के इंतहा दिख रही है। हिंदुओं का कत्लेआम, कितने हिंदू मारे गए, कितने हिंदू जख्मी हुए, कितने हिंदू परिवार घर छोड़ने को विवश हुए, कितने हिंदू बांग्लादेश छोड़ मुल्क के बॉर्डर पर पहुंचे, कोई वही खाता नहीं है। हिंसा में कई मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने 1971 की जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया। मुजीब नगर में स्थित यह स्मारक भारत और मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक है। कोई हिसाब नहीं, सड़क पर बीचों बीच, घर में घुसकर, बस में, ट्रेन में, उन्माद में अंधी हो चुकी भीड़ हिंदुओं के खून से हाथ धो रही है। सत्ता में जिनकी भागीदारी है, उनके हाथ में ही हिंदुओं की हत्या का हथियार है। उदाहरण देखिए, दोनों तस्वीर अबुल फयाज खालिद हुसैन की है। ये बांग्लादेश में धार्मिक मामलों के मंत्री हैं। साथ ही ये हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश संगठन का पोस्टर है। इसी संगठन से ये धार्मिक मामले का मंत्री जुड़ा हुआ है। इसके संगठन हिफाजते इस्लामी बांग्लादेश ने जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश से हाथ मिलाया है।
अबुल फैयाज खालिद हुसैन, जिन्हें धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी दी गई है, उनके खिलाफ इनपुट के मुताबिक इन्हीं की सरपरस्ती में बांग्लादेश में बढ़ रहा है कट्टरवादी एजेंडा। मंत्री अबुल फैयाज हिफाज़ते इस्लाम संगठन के उपाध्यक्ष रहे हैं। इनका एजेंडा तालिबान की तर्ज पर बांग्लादेश में शरिया स्थापित करने का है। शेख हसीना को बेदखल करने के लिए जो खूनी उपद्रव हुआ, उसमें भी ये संगठन शामिल था। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि मंत्री के जरिए कट्टरपंथी संगठन हिफाज़ते इस्लाम बांग्लादेश अपने सदस्यों को जेल से छुड़ाने के फिराक में है। इतना ही नहीं, ये संगठन बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के साथ मिलकर बांग्लिस्तान बनाने का प्लान बना चुका है। बांग्लिस्तान को इस एजेंडे ने ग्रेटर बांग्लादेश का भी नाम दिया है। तो जो है नया निजाम, उन्होंने ही कर रखा है हिंदुओं की हत्या का इंतजाम। बांग्लादेश की हालत शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भी बिल्कुल नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तीफा लिया जा चुका है। सेंट्रल बैंक के चीफ पद से त्याग पत्र दे चुके हैं और मुल्क में उन्माद की आंधी बह रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं का लहू का कतरा कतरा बह रहा है। दिखावे के लिए कैमरे पर मंत्री और संतरी अल्पसंख्यकों को बचाने के कसीदे पढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हमले करना जघन्य अपराध है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोगों की रक्षा करना देश के युवा वर्ग का फर्ज है। छात्रों ने इस देश को बचाया है, क्या वो अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकते? वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमें साथ मिलकर रहना होगा। शेख हसीना को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर करने वाले चेहरों में मोहम्मद यूनुस का नाम टॉप में शुमार है। कहा जा रहा है कि यूनुस अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का ऑर्डर फॉलो करने के लिए सत्तासीन हुए हैं। इस बात की पुख्तगी इसमें दिखती है कि सरकार के हाथ खुले हुए हैं, लेकिन हिंदुओं की मौत रुक नहीं रही है। बेमौत मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश के 64 जिलों में से 52 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू और अल्पसंख्यकों पर सबसे भीषण हमले किए गए हैं। हिंदुओं को मारा गया, हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप तक किए गए हैं और अभी भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के उत्तरी ढाका, दक्षिणी ढाका, चटगांव, गोपालगंज, खुलना, सिलहट, राजशाही, मेमनसिंह, रंगपुर, बरिसाल, कुमिला, गाजीपुर और नारायणगंज में जमकर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या या उन पर अत्याचार के मामले नए नहीं हैं। इसके पहले भी इस देश में हिंदुओं के खून की होली खेली गई। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब जब बांग्लादेश में व्यवस्था का गला घोंटा जाता है, अराजकता फैलती है, उसका टारगेट हिंदू अल्पसंख्यक ही क्यों होते हैं? बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें हिंदू करीब 7.95% यानी 1.35 करोड़ हैं। ढाका में 24 लाख, रंगपुर में 20 लाख, खुलना में 20 लाख, सिलहट में 13 लाख, चटगांव में 20 लाख, बारिसाल में 7 लाख, राजशाही में 10 लाख, मेमनसिंह में 4 लाख। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं। यही वजह है कि वो निशाने पर है। बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन, फिनलैंड, अमेरिका, UN के दफ्तर के बाहर इन प्रदर्शनों का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर असर बस इतना दिख रहा है कि हुकूमत संभालने वाले अमन अमन बोलने भर लगे हैं। जमीन पर उनकी अपील हिंदुओं की तरह बेमौत मारी जा रही है, क्योंकि मंशा हिंदुओं को बचाना नहीं दिख रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं ने 8 मांगे रखी हैं। पहला, अल्पसंख्यकों पर हमले का स्पीड ट्रायल। दूसरा, अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बने। तीसरा, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया जाए। चौथा, हिंदू वेलफेयर ट्रस्ट को फाउंडेशन का दर्जा मिले। पांचवा, प्रॉपर्टी से जुड़े कानून सख्ती से लागू हों। छठा, शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना कक्ष हो। सातवां, संस्कृत और पाली एजुकेशन बोर्ड को मॉडर्न बनाया जाए। आठवां, दुर्गा पूजा पर 5 दिन की छुट्टी का प्रावधान हो। इस मांग पर अंतरिम सरकार या आने वाली सरकार कितना गौर करेगी, जब आलम यह है कि इस वक्त बांग्लादेश में वो शक्तियां ताकतवर होकर उभरी हैं जिनका एजेंडा बांग्लिस्तान बनाना है। कट्टरवादी संगठन जमाते इस्लामी बांग्लादेश और हिफाज़ते इस्लाम बांग्लादेश ने बांग्लिस्तान का प्लान बनाया है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और म्यांमार में शरिया कानून राज्य स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया में मैसेज फैलाए जा रहे हैं। इस बाबत खुफिया एजेंसियों को अहम इनपुट मिला है।
बांग्लादेश के इस एजेंडे को ग्रेटर बांग्लादेश का नाम दिया गया है और अफगानिस्तान तालिबान की तर्ज पर बांग्ला रीजन में पूर्णतः इस्लामी शरिया गणराज्य स्थापित करना इसका मकसद है। इस एजेंडे से कट्टरवादी संगठनों का भारत विरोधी और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडा भी पूरा हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में इन दोनों संगठनों ने बड़ी तादाद में बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा को अंजाम दिया है। बांग्लादेश में कट्टरता अपने चरम पर पहुंच रही है और बड़ी बात यह है कि एक दिन में नहीं बल्कि वर्षों से साजिश स्थापित की जा रही है। इसके पीछे पाकिस्तान के कट्टर संगठनों का हाथ है, जिनसे इनकी फंडिंग होती रही है, और अमेरिका भी उतना ही जिम्मेदार है, जो शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश रचता रहा। सेंट मार्टिन द्वीप ने करा दिया तख्ता पलट। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भारत पहुंची शेख हसीना ने तो तख्ता पलट के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। शेख हसीना का एक बयान वायरल हो रहा है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, जिसके मुताबिक अगर शेख हसीना अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप देने पर राजी हो जाती तो ये सब नहीं होता। तो जिस सेंट मार्टिन द्वीप की चर्चा खूब हो रही है उसकी डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए, जैसे कि सेंट मार्टिन द्वीप कहां पर स्थित है और आखिर क्यों अमेरिका बांग्लादेश से ये द्वीप चाहता था। आइए आपको डिटेल्स बताते हैं और आखिर सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो इतना इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए क्यों हो गया है, आपको उसकी कहानी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की नजर क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र कोरल रीफ द्वीप है, एकमात्र कोरल रीफ द्वीप है ये, यानी कि सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में ये स्थित है। इसके अलावा सेंट मार्टिन द्वीप को नारिकेल जंजीरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है नारियल द्वीप, यानी कि इसे नारिकेल जिंजारी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि ये नारियल द्वीप है। सन 1900 में सेंट मार्टिन द्वीप ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। ये अब आपको हिस्ट्री बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। 1937 में म्यांमार जब ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ था तब ये भारत का ही हिस्सा था। 1947 में आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान के हिस्से में ये आया है। और उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का उस वक्त हिस्सा हुआ करता था। 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश एक देश बना और ये द्वीप बांग्लादेश को मिल गया। तो देखिए 1971 में पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ तो ये बांग्लादेश की टेरिटरी में आ गया। सेंट मार्टिन द्वीप को बांग्लादेश का हिस्सा मानने वाले 1974 के समझौते के बावजूद म्यांमार इस द्वीप पर अपना हक जताता रहा है। तो आपको बता दें कि 1974 में जो समझौता हुआ था उसके बाद से भी म्यांमार द्वीप पर अपना जो हक है वो जताता आया है। सेंट मार्टिन द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है और आपको बता दें कि ये मलक्का जल डमरू मध्य के पास स्थित है। तो देखिए ये कहां पर स्थित है, ये मलक्का जल डमरू मध्य के पास स्थित है। इस द्वीप पर सैन्य अड्डा होने से किसी भी देश की ताकत बंगाल की खाड़ी में बढ़ जाएगी और माना यही जा रहा है कि इस द्वीप पर अमेरिका अपनी सेना की उपस्थिति चाहता है ताकि उसका दबदबा बंगाल की खाड़ी में बढ़ जाए और यही वजह है कि अमेरिका की नजर इस द्वीप पर है और इसीलिए अमेरिका कहीं ना कहीं इस द्वीप पर नजरें गड़ाए हुए। जून में शेख हसीना ने दावा करते हुए कहा था कि अमेरिका इस द्वीप पर अपना अधिकार चाहता है और ऐसा करने के लिए उसने बांग्लादेश आम चुनाव में शेख हसीना को जीत दिलाने का वादा भी किया था, लेकिन उन्होंने अमेरिका को यह द्वीप देने से मना कर दिया था। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस दावे को गलत बताया था। सच क्या है, इसका जवाब सिर्फ शेख हसीना या अमेरिका ही दे सकते हैं। लेकिन शेख हसीना सरकार के अंत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का नाम आना अनहोनी नहीं। इजराइल के लिए आज और कल की रात बड़ी भारी है। वजह है वो तारीख जिसने इजराइल में खलबली मचा रखी है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी लेबनान के करीब तैनात कर दी है और इस बात से तय माना जा रहा है कि बड़ा युद्ध 24 घंटे के अंदर शुरू होने का बहुत बड़ा खतरा है।
इजरायल की मदद को अमेरिका ने भेजा समंदर का सिकंदर। दोस्त की मदद को आगे आया दोस्त। क्या आज की रात कयामत की है? युद्ध की बिसात बिछ चुकी है, तलवारें खिंच चुकी हैं, दोनों तरफ से मोर्चेबंदी हो चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इजरायल और ईरान की टेंशन में रोज नई खबरें आ रही हैं। अब की बार 7 समंदर पार से जो खबर आई है वो ये है कि आज की रात कयामत वाली है। तमाम अटकलों के बीच दोस्त की मदद को दोस्त सीना तान के खड़ा हो चुका है और दुश्मनों को साफ लहजे में कहा है कि दम है तो आगे बढ़ो। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजरायल पर हमला करने को लेकर ईरान बेताब है। इजरायल पर चौतरफा हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक ओर ईरान तो दूसरी ओर हिजबुल्ला। खतरा दोनों ओर से है। हिजबुल्ला ने तो इजरायल के ऊपर मिसाइल भी दाग दी है। यही वजह है कि अब अपने दोस्त इजरायल की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने अपनी बड़ी चाल चल दी है। इजरायल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी मिसाइल सबमरीन को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का ऑर्डर दे दिया है। हिजबुल्ला के करीब पहुंची अमेरिका की पनडुब्बी। 154 क्रूज मिसाइल के साथ नसरल्ला पर हमले की तैयारी। नेतन्याहू को बचाएगा बाइडेन का ऑपरेशन टॉम हॉक। विदेशी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को आशंका नहीं, पूरी उम्मीद है कि 12 अगस्त की रात को इजरायल पर ईरान ताकतवर हमला करेगा। इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले देखिए कि अमेरिका कितनी जल्दबाजी में है। अमेरिका ने अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को मेडिटेरियन सागर में भेज दिया है। ये दोनों ही अपनी फुल स्पीड में इजरायल की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि दोस्त इजरायल को बचाया जा सके। अमेरिका ने ये आदेश ऐसे समय में जारी किए हैं जब अमेरिका और उसके सहयोगी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया और बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुकर की हत्या के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने की कोशिशों में जुटे हैं। अमेरिकी अधिकारियों को इन हत्याओं के बाद ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी हमले किए जाने की आशंका है। यही वजह है कि अमेरिका पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। अब जान लीजिए उस खतरनाक सबमरीन के बारे में जो अमेरिका ने इजरायल की रक्षा के लिए भेजी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की ओहायो क्लास की पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया बहुत ही खतरनाक है। तो ये है यूएसएस जॉर्जिया ओहायो क्लास, सबसे खतरनाक इसे पनडुब्बी माना जा रहा है। इस सबमरीन पर 154 टोमाहॉक मिसाइलें तैनात हैं। 154 टोमाहॉक मिसाइलें आप देखिए, 154 टोमाहॉक मिसाइलें जो हैं इसमें तैनात हैं। ये मिसाइलें किसी भी मौसम में दागी जा सकती है और इनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक की इनकी रेंज बहुत ज्यादा है। और 154 टोमाहॉक मिसाइलें यहाँ पर है और किसी भी मौसम में इन्हें दागा जा सकता है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि यूएसएस जॉर्जिया में 4 टारपीडो ट्यूब भी लगी हुई हैं जिसके 21 टारपीडो दागे जा सकते हैं। तो 4 टारपीडो ट्यूब्स यहाँ पर लगाई गई हैं और जानकारी यही मिल पा रही है, इससे 21 टारपीडो दागे जा सकते हैं, वो भी एक साथ। ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी कि इसमें एक परमाणु रिएक्टर भी लगा हुआ है जो इसके इंजन को चलाता है। तो परमाणु रिएक्टर इसमें लगा है जो इसके इंजन को चलाता है। और 560 फीट लंबी सबमरीन में 15 अधिकारी और 140 नौसैनिक तैनात भी रहते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट 19,000 टन से बहुत ज्यादा है। तो देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 19,050 टन का डिस्प्लेसमेंट है। ये सबमरीन अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और 800 फीट की गहराई तक जा भी सकती है। तो देखिए कितनी गहराई तक ये जा सकती है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये सबमरीन 11 फरवरी 1984 से अमेरिकी नौसेना में एक्टिव है। तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी खतरनाक यूएसएस जॉर्जिया ओहायो क्लास की ये टॉमहॉक मिसाइलें जो इसमें तैनात है और अपने आप में दिलचस्प कहीं ना कहीं ये पनडुब्बी है। इजरायल को बचाएगा यूएसएस अब्राहम लिंकन।
अमेरिका के दूसरे विध्वंसक को देखिए। दुनिया में इसे समंदर का सिकंदर कहा जाता है। इसकी एक मूवमेंट से दुश्मन थर थर कांपने लग जाते हैं। नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपने तीसरे करियर स्ट्राइक ग्रुप के इस प्रमुख युद्धपोत को भी रवाना कर दिया है। इस जहाज में 2 परमाणु रिएक्टर्स, 4 स्टीम इंजन और 4 शॉट लगे हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। रेंज असीमित है। ये लगातार 20 से 25 साल तक समंदर में रह सकता है। इस जहाज पर 3200 नौसैनिक और 2480 वायु सैनिक रह सकते हैं। ये जरूरत के हिसाब से कम और ज्यादा होते रहते हैं। इसमें 14 तरह के अत्याधुनिक रेडार और सेंसर लगे हैं जो निगरानी, जासूसी, खोजबीन, हमले से बचाव, दुश्मन की लोकेशन की जानकारी देते हैं। इसके अलावा एक काउंटर मेजर स्वीप और एक टॉर्पीडो काउंटर मेजर लगा है। इस जहाज में 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलें लगी हैं जो छोटी, हल्की, इंफ्रारेड होमिंग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा 2 फ्लैंक्स CIWS गन सिस्टम लगा हुआ है जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर, विमान, मिसाइल, बोट, फाइटर जेट को खोज कर उन पर ऑटोमेटिकली हमला करते रहता है। अमेरिका इसलिए इजराइल के लिए बेचैन हो उठा है क्योंकि वो ईरान और उसके प्रॉक्सीज को कई सालों से जानता है। अमेरिका को यह भी पता है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी कितने खतरनाक हैं और क्या कर सकते हैं। इजराइल पर हमला करने जा रहे ईरान का साथ हिजबुल्ला, हमास, यमन के हूथी विद्रोही भी देंगे। इसलिए अमेरिका इस इलाके में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बात की है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि अमेरिका इजरायल के बचाव में हर वो जरूरी कदम उठाएगा जो उठाने चाहिए, जो अशांति फैलने से रोकने में भी मदद करेगा। अब जान लीजिए कि क्यों विदेशी मीडिया में कहा जा रहा है कि इजरायल के लिए आज की रात बड़ी भारी है। आज 12 अगस्त है और लगता है आज ही की रात कयामत की रात होगी। ईरान आज इजरायल पर हमला कर सकता है क्योंकि तेल अवीव, तेहरान, बेरूत, अम्मान और एयरबिल के लिए 21 अगस्त तक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दरअसल 12 अगस्त 2024 यरूशलेम में यहूदी मंदिर के टूटने की वर्षगांठ है। इसीलिए यह आशंका जाहिर की जा रही है कि आज ईरान से या तो उसके प्रॉक्सीज की तरफ से इजरायल को निशाना बनाया जा सकता है।